अध्याय 23 भारत का आधुनिकीकरण। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 116 भारत का आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिए अथवा भारत के आधुनिकीकरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत में आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। 18वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जिनके प्रभाव स्वरूप 19वीं शताब्दी में भी नवीन प्रवृत्तियां का जन्म हुआ। इस काल में नवीन विचारधाराएं पैदा हुई, राष्ट्रीय भावनाओं को बीजारोपण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन चला जिसने ब्रिटिश शासन सत्ता को उखाड़ फेंका। भारत में पुनर्जागरण हुआ, सामाजिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन हुए। उन्होंने भारत के नवीन चेतना का संचार किया। इस काल में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, जिसने भारतीयों में आधुनिक बुद्धिवादी, मानवतावादी, स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार किया। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, नवीन परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास एवं विस्तार हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ। इस प्रकार भारत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ। पहला, राष्ट्रीय चेतना का उदय। प्राचीन भारतीय समाज में प्रमुख वर्ग किसानों का था। दूसरा वर्ग राजा, नवाबों, जागीरदारों, सरकारी नौकरी तथा सैनिकों का था। इसके अलावा व्यापारी और दस्तकार थे। अंग्रेजी शासनकाल में एक और नए वर्ग का उदय हुआ, जो प्रायः मध्यम वर्ग के नाम से जाने लगा। इस वर्ग में छोटे बड़े सरकारी नौकर, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील, नए व्यापारी, ठेकेदार आदि लोग शामिल थे। 19वीं शताब्दी के उत्तर में कुछ भारतीयों ने नए ढंग के उद्योग भी आरंभ कर दिए, जिनमें जूट और कपड़े के उद्योग प्रमुख थे। यह वर्ग सारे देश में फैला हुआ था और उसके हित समान थे, इसलिए उनमें समान सोचने की प्रवृत्ति पैदा हुई। उसके फलस्वरूप एकता की भावना पैदा हुई। ब्रिटिश शासन के अत्याचार तथा शोषण के विरुद्ध जनमानस में असंतोष की भयंकर ज्वाला धधकने लगी। 19वीं शताब्दी में देश में अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले, जिन्होंने देशवासियों को अपने राष्ट्र तथा संस्कृति से प्रेम करना सिखाया। देश में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई और संचार के साधनों का विकास हुआ, जिसके कारण राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। दूसरा, भारत में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अभिप्राय किसी भी राष्ट्र या देश के जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नए उत्साह, नई उमंग व जोश अथवा गौरव के युग में होता है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में पुनर्जागरण हुआ, जिसने भारत के आधुनिकीकरण में योग दिया। इस काल में भारतीयों का विदेशों से संपर्क हुआ। भारतीयों को विदेश में जाकर उन देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करने तथा वहां घटी विभिन्न घटनाओं, क्रांतियों आदि का ज्ञान करने तथा वहां के साहित्य, दर्शन तथा आदर्शों का अध्ययन करने का अवसर मिला। ये लोग वहां के विकास से प्रेरित होकर अपने देश में सुधार करने की दिशा में प्रेरित हुए। यातायात तथा संचार के साधनों ने भारत के आधुनिकीकरण में महान योगदान दिया। तीसरा, आधुनिक उद्योगों का उदय तथा विकास। 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई। 1850 से 60 ईस्वी के दशक में वस्त्र तथा पटसन उद्योग की स्थापना की गई। इस बीच रेल निर्माण शुरू हुआ और कोयला खनन उद्योग भी स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त बगान उद्योग तथा रेशम से संबंधित इंजीनियरिंग कारखाने खोले गए। देश के उद्योगों की स्थापना कार्य मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी और उद्यम के सहारे किया गया।
ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार विकास किया कि कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके और उद्योग ऐसे न हो जो ब्रिटेन के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सके। परिणाम स्वरूप देश में हल्के किस्म के एवं उपभोग वस्तुओं से संबंधित इन्हें गिने उद्योग की स्थापित हो सके। 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन से औद्योगिक विकास को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला। देशी उद्योगपतियों ने भी कुछ उद्योग स्थापित किए। इनमें जमशेदजी टाटा प्रमुख थे। इन्होंने इस्पात उद्योग का विकास किया। प्रथम विश्व युद्ध काल में देशी उद्योगों के पनपने का अच्छा अवसर मिला। युद्ध काल में लोहा व इस्पात, सूती वस्त्र, पटसन के पदार्थ, ऊनी व चमड़े के माल, साबुन आदि अनेक औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी भारी वृद्धि हुई। इससे उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चमड़ा उद्योग, कोयला खनन उद्योग का तेजी से विकास हुआ। दोनों विश्व युद्धों के बीच आधुनिक उद्योगों का बहुत विकास हुआ, किंतु यह प्रगति संतोषजनक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारतीय उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। इस अवधि में सीमेंट, कागज, लोहा व इस्पात, सूती वस्त्र और चीन में उद्योगों ने भारी प्रगति की। इस काल में कुटीर, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की भी प्रगति हुई। युद्ध काल में अनेक नए उद्योग भी देश में स्थापित किए गए। फलस्वरूप देश औद्योगिक विकास के पथ पर तेजी से बढ़ने में सफल हुआ। रोजगार में भी भारी वृद्धि हुई। औद्योगिकरण ने भारत के उन्नतीकरण में अवश्य योग दिया। चौथा, परिवहन के साधनों का विकास। ब्रिटिश सरकार का भारत में परिवहन के साधनों में वृद्धि करने का उद्देश्य जनता का भला करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल, बस तथा संचार के साधनों की व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार भारत के देशी राज्यों को समाप्त कर अपने शासन का विस्तार करना चाहती थी। देश के अंदर होने वाले विद्रोहों को तुरंत दबाने भी आवश्यक था। इसके लिए सैनिक शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता थी। इसी कारण सरकार ने इन साधनों में वृद्धि की। भारत के भीतरी भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता थी। इससे स्पष्ट है कि रेल, रोडवेज, संचार आदि सभी साधन साम्राज्यवादी शासन के लिए आवश्यक थे। ब्रिटिश सरकार की परिवहन नीति की सबसे पहली विशेषता भारत में बिछाया जाने वाला रेल लाइनों का जाल था। लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल में भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई। शीघ्र ही ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइन के सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया। रेल निर्माण से देश के भीतर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया। कच्चा माल उद्योगों तक तथा इंग्लैंड के लिए भेजने के लिए बंदरगाहों तक पहुंचना आसान हो गया। रेलों के कारण ब्रिटेन की बनी बनाई चीज़ों को खपाने के लिए नए नए बाजार मिले। लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के सूती कपड़ों की भारतीय बाजार में बाढ़ सी आ गई। रेलों द्वारा इसको भारत के दूर दराज क्षेत्रों में भेजा गया। इससे भारतीय परंपरागत उद्योग नष्ट हुए और भारतीय कारीगर बेरोजगार तथा भूखमरी के शिकार हो गए। पांचवा, संचार के साधनों का विकास। ब्रिटिश शासनकाल में संचार के साधनों का भी विकास हुआ। संचार के साधनों में तार, डाक, प्रेस आदि आते हैं। डलहौजी को भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए सारे देश में टेलीफोन तार का जाला बिछा दिया।
इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि राष्ट्रभक्त तथा आंदोलनकारियों को सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया। आधुनिक काल की डाक व्यवस्था का आधार भी डलहौजी के काल में ही निश्चित किया गया। डाक विभाग के विस्तार के फलस्वरूप भारत में सामाजिक, प्रशासनिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। छठा, आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा का प्रणेता लॉर्ड मैकाले था। उसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थन किया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। आगे के जितने भी गवर्नर जनरल हुए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। इस शिक्षा पद्धति तथा इसकी विषय वस्तु में अनेक दोष थे, किंतु यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इसी शिक्षा प्रणाली में पले बड़े भारतीय महापुरुषों ने भारत के पूर्ण जागरण में योगदान किया और राष्ट्रीय चेतना की जागृति तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संचालन में सक्रिय भाग लेकर अंततः देश को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण भारतीयों ने पाश्चात्य देशों की स्वतंत्रता, क्रांतियों, गौरवों, वीरता एवं बलिदान आदि के दृष्टांत पढ़े। वे भारतीय समाज के अंतर्गत आ गई, संकीर्णता तथा बुराइयों के प्रति सजग हो गए। साथ ही उनमें राष्ट्रीय चेतना की उमंग उठने लगी। निसंदेह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव ने भारतीय शिक्षित वर्ग को पाश्चात्य के विद्वानों की विचारधाराओं के अनुसार चिंतन मनन करने की प्रेरणा दी, परंतु यह वर्ग पाश्चात्य के विचारों का भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में चिंतन करने लगा। परिणाम स्वरूप भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आधुनिक ढंग से सोचने की प्रवृत्ति पैदा हुई, जिसने आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न 117, भारत की आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत के आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण। भारतीय आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, स्त्री शिक्षा के प्रयास। भारतीय आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुआ। स्त्री शिक्षा, जिसकी ओर 19वीं शताब्दी के पूर्व तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, इस ओर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही प्रयास किए गए। ईसाई मिशनरियों के साथ साथ कुछ कुलीन भारतीय परिवारों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रह्मा समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने इस ओर ध्यान दिया। वे स्त्री शिक्षा के महान पक्षधर थे। जालंधर में कन्या महाविद्यालय आदि संस्थाओं के माध्यम से आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की दृष्टि से स्तुत्य कार्य संपन्न किया। इसी प्रकार प्रार्थना समाज एवं दक्कन शिक्षा समाज ने भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ने भी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की और इनके क्रियान्वयन के पश्चात स्त्री शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। दूसरा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। एस.सी. सरकार एवं एस.के. दत्त ने लिखा है, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक में, धर्म एवं कला के क्षेत्र में भारत असृजनात्मक और ऊहानोन्मुख परंपरा की स्थिति में पहुंच चुका था। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात पाश्चात्य संपर्क ने भारत की बौद्धिक सुषुप्तावस्था से जागृत कर सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर अग्रसर किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीय लोग आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानों, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान,
चिकित्सा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी को पढ़ने हेतु प्रेरित हुए। उन्हें एक तार्किक दर्शन मिला और इससे अंधविश्वासों से उबरने का मौका मिला। भारतीयों को अंग्रेजों शिक्षा का एक लाभ यह भी मिला कि वे प्लेटो, अरस्तु, नित्शे, हेगेल, स्पेंसर, मार्क्स, हर्डर, तुर्गनेव, रूसो, मांतेस्क्यू, गेटे व वॉल्टेयर आदि को पढ़ने में सक्षम हुए। इसमें उन्हें विश्व का सांस्कृतिक पुनरुत्थान करने में मदद मिली। यह सही मायने में भारत के आधुनिकीकरण का एक विशिष्ट लक्षण था। तीसरा, धर्म के क्षेत्र में भारत के आधुनिकीकरण के लक्षण धर्म के क्षेत्र में भी स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। हिंदुत्व के मौलिक रूप की ओर भारतीय जागृत हुए। उन्हें यह प्रेरणा मिली कि सच्चा धर्म का स्वरूप प्राचीन वैदिक परंपराओं में देखा जा सकता है, जो कि कर्मकांड व आडंबर विहीन था। अतः उस ओर लौटने को कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया एवं सुधार आंदोलन चलाया। उन्होंने धर्म को विज्ञान से जोड़ते हुए वेदों को हर प्रकार की धार्मिक व धर्म निरपेक्ष शिक्षा एवं विद्युत और वाष्प इंजन जैसी आधुनिक खोजों के स्रोत के रूप में बताया। इस दिशा में थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी प्रयास सराहनीय रहे। चौथा, विचारधारा और रहन सहन के क्षेत्र में भारत के आधुनिकीकरण को भारतीय जनमानस के रहन सहन एवं विचारधारा में भी देखा गया। फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद की ओर भारतीय आकर्षण बढ़ा। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर का धर्मनिरपेक्षवाद भी लोकप्रिय हुआ। मार्क्स के समाजवाद की ओर भी भारतीय झुकाव दृष्टिगोचर हुआ। रहन सहन के क्षेत्र में भी भारतीय पाश्चात्य परिधानों की ओर आकर्षित हुए। सह सैयद अहमद खान ने रूढ़िवादी मुस्लिम वर्ग को यह सूत्र दिया कि ज्ञान में शक्ति और अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की शक्ति है। अतः यहाँ हम उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्टतः देख सकते हैं, जिसके आधार पर अंग्रेजी को अपनाया गया। अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना इसका प्रमाण है। भारतीयों के सोचने के ढंग में परिवर्तन हुआ। उनमें एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ और तर्क ज्ञान की कसौटी बन गया। पांचवा, भारतीय इतिहास की पुनः प्राप्ति। भारत के आधुनिकीकरण का एक मूलभूत लक्षण प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनः प्राप्ति के रूप में भी देखा गया। भारतीय बुद्धिजीवियों ने यूरोपीय विद्वानों के साथ मिलकर भारत की महानता की विलुप्त गाथा को पुनर्जीवित किया। सर विलियम जोन्स 1786 से 1794 ईस्वी एवं एफ मैक्स मूलर 1823 से 1902 ईस्वी जैसे प्रख्यात प्राच्यविदों ने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत की। यूरोपीय विद्वानों को भारतीय स्वर्णिम अतीत का ज्ञान हुआ। संस्कृत के अध्ययन की ओर रुझान जागृत हुआ। 19वीं सदी में पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा अन्य कई यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसकी स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई। उन्होंने महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतल का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1785 ईस्वी में विलिंग्स महादेव ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। छठा,
देशी भाषाओं एवं साहित्य का विकास। भारत के आधुनिकीकरण का लक्षण देशी भावनाओं एवं साहित्य के विकास में भी परिलक्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजी साहित्य के गौरव ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। अंग्रेज विद्वानों ने भारतीयों की सहायता से इन भाषाओं के व्याकरण व शब्दकोश तैयार किए। देशी भाषाओं के विकास में बंगाल सबसे आगे रहा। बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्र नाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र आदि ने अपने सृजनात्मक साहित्य द्वारा बंगाल साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया। साहित्य जगत के सम्राट कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्कृति व साहित्य के सभी पहलुओं पर उत्कृष्ट लेखन कार्य संपन्न किया, जिसका प्रमाण उन्हें साहित्य के लिए मिले नोबेल पुरस्कार के रूप में देखा जा सकता है। बंगाल में बहने वाली भाषा एवं साहित्य की बयार से महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं अन्य भारतीय प्रदेश भी अछूते नहीं रह सके। हिंदी साहित्य के उत्थान में मुंशी प्रेमचंद का अभिनव योगदान रहा। उर्दू फारसी साहित्य के लिए मोहम्मद इकबाल वरदान साबित हुए। 7वां, अनुसंधान की वैज्ञानिक भावना का विकास। 1764 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अनुसंधान की वैज्ञानिक भावना के विकास में महती भूमिका अदा की। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा संबंधी कानून द एंशिएंट मूवमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लागू कर अनुसंधान कार्य को प्रेरित किया। भारत के आधुनिकीकरण का सर्वप्रमुख परिणाम भारत में हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों के रूप में देखा जा सकता है। भारत में ऐसे कई महान वैज्ञानिकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत के आधुनिकीकरण को एक सही अर्थ प्रदान किया। प्रख्यात गणितज्ञ रामानुजन, प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन एवं मेघनाथ साहा, प्रख्यात रसायन शास्त्री पीसी राय, जेसी घोष, एस भटनागर एवं एससी राय सहानी, जगदीश चंद्र बोस आदि विज्ञान के क्षेत्रों में आधुनिक भारत की प्रमुख देन साबित हुई। बीएन सियाल एवं एस राधाकृष्णन जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। ज्योतिष के क्षेत्र में एस चंद्रशेखर का उल्लेखनीय योगदान रहा। भारत में उक्त सभी महानतम विद्वानों ने आधुनिकीकरण के रथ को गति प्रदान की और भारत में अनुसंधान की वैज्ञानिक भावना का विकास किया। 8वां, ललित कलाओं का विकास। चित्रकला, वास्तुकला, संगीत एवं नृत्य आदि ललित कलाओं का विकास भी भारत के आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण था। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता एवं हेवल आदि विदेशियों ने भारतीय चित्रकला की सच्ची भावना को पहचाना और उसे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजनात्मक चित्रकला का विकास किया। उनके द्वारा स्थापित द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था ने भारतीय कला की परंपराओं के आधुनिकीकरण में महती भूमिका निभाई। उनके शिष्य सुरेंद्र गंगोली, नंदलाल बोस एवं असित कुमार हलधर आदि ने भी भारतीय चित्रकला को सार्थकता प्रदान की। चित्रकला के उत्थान में अब्दुल रहमान चगवई एवं अमृत शेरगिल का भी उल्लेखनीय एवं चिरस्मरणीय योगदान रहा। शांति निकेतन के साथ साथ बम्बई, लखनऊ एवं कलकत्ता के कला मंदिरों, स्कूल ऑफ आर्ट्स ने चित्रकला के उत्थान के साथ साथ प्रतिभावान चित्रकारों को पैदा कर भारत के आधुनिकीकरण को एक अभिनव दिशा प्रदान की। भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में दिल्ली का पार्लियामेंट भवन, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल भारत के आधुनिकीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस देशों में वास्तुकार ली कार्बजियर की उल्लेखनीय भूमिका है। बम्बई के ज्ञानोत्तेजक मंदिर के पंडित
पीएन भातखंडे ने संगीत के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का सूत्रपात किया। उन्होंने सर्वप्रथम ग्वालियर में एक संगीतशाला खोली। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारतीय संगीत के उत्थान में महती भूमिका निभाई। दिलीप कुमार राय ने पाश्चात्य देशों में भारतीय संगीत का परचम लहराया। उदय शंकर ने यही कार्य अपने नृत्य प्रदर्शन द्वारा संपन्न किया। उदय शंकर का नाम आधुनिक विचारों को भारतीय नृत्य की परंपराओं के साथ समन्वित करने के लिए सदैव चिरस्मरणीय रहेगा और उनके प्रयास को देश विदेश में मुक्त कंठ से सहारा गया। उदय शंकर के अलावा रुक्मणी देवी, राम गोपाल, राधा श्री राम एवं दमयंती जोशी ने भी भारतीय नृत्य कला को नवीन आयाम दिए। कलकत्ता के विश्व भारती, आसाम के प्राचीन कुमारी नृत्य संघ, केरल के कला मंडल आदि अनेकानेक कला संस्थाओं ने भारतीय नृत्य कला को पुनर्जीवित किया, जो भारतीय आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण था। 9वां, औद्योगिकरण की भावना। प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों के विनाश के रूप में देखा गया, परंतु बाद में नवीन आर्थिक उद्देश्यों का उत्कर्ष हुआ और भारत में भी आधुनिकीकरण की बयार नवीन उद्योगों एवं कल कारखानों की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुई। अतः भारत में औद्योगिकीकरण की भावना का विकास होना भारत के आधुनिकीकरण का ही परिणाम था। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 118। भारत के आधुनिकीकरण के परिणाम लिखिए। उत्तर। भारत के आधुनिकीकरण का परिणाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों ने समाज के उत्थान में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, नरबलि प्रथा पर रोक, शिशु हत्या पर प्रतिबंध इनका ही परिणाम रहा। धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों से मुक्ति मिली और धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए। साहित्य जगत में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं मुंशी प्रेमचंद्र का अभ्युदय हुआ। वैज्ञानिक क्षेत्र में सीवी रमन, जेसी बोस, मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए। आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण ने भारत को एक नवीन संबल प्रदान किया। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीयता की लहर समस्त भारत में फैल गई। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व ने अंततः भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका अदा की। प्रश्न 119। भारत के आधुनिकीकरण के कोई 5 लक्षण लिखिए। उत्तर। भारत के आधुनिकीकरण के प्रयास। पहला, स्त्री शिक्षा के प्रयास। दूसरा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। तीसरा, देसी भाषा और साहित्य का विकास। चौथा, भारतीय इतिहास की पुनः प्राप्ति। पांचवा, अनुसंधान की वैज्ञानिक भावना का विकास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। पहला, आधुनिक काल में भारत में अ, राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण हुआ। ब, भारत गुलाम बना। स, भारत पिछड़ गया। द, भारत का चतुर्दिक विकास हुआ। दूसरा, भारत में पहली रेलवे लाइन कब डाली गई? अ,
1855 ईस्वी में, ब 1853 ईस्वी में, स 1852 ईस्वी में, द 1850 ईस्वी में। तीसरा, आधुनिक भारत का निर्माता निम्न में से किसे माना जाता है? अ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब लॉर्ड वेलेजली, स लॉर्ड डलहौजी, द लॉर्ड कर्जन। चौथा, भारत में डाक व्यवस्था के लिए पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया? अ 1854 ईस्वी, ब 1855 ईस्वी, स 1856 ईस्वी, द 1857 ईस्वी। उत्तर, पहले का अ, दूसरे का ब, तीसरे का स, चौथे का अ।